नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। प्रदूषण इन दिनों बेहद खराब स्थिति पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में पॉल्यूशन की स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है। चारों तरफ कोहरे की धुंध जैसी सफेद चादर छाई हुई है। यह पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पॉल्यूशन से हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार पहुंच चुका है। मरीजों की संख्या लगातार ओपीडी में बढ़ती जा रही है। वहीं प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा अटैक कर रहा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सामान्य लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। पॉल्यूशन से हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा है और सांस के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और कालिंदी कुंज के सामने, जहां पर प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी में नजर आया और साथ ही धुंध की सफेद चादर इस दौरान नजर आई। प्रदूषण हवा में घुल चुका है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। वहीं कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने अलग अलग जगहों से, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और कालिंदी कुंज से, जहां पर स्मॉग की परत हवा में छाई नजर आई। वहीं प्रदूषण से किन बीमारियों का खतरा रहता है और साथ ही प्रदूषण से किस तरह से बचाव करें, ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। से होने वाली बीमारी, हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, लिवर प्रॉब्लम, किडनी से जुड़ी समस्याएं, त्वचा रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट। वायु प्रदूषण से ऐसे करें बचाव। मास्क पहनकर बाहर निकलें, भांप लें, प्राणायाम करें, काढ़ा का सेवन करें, सुबह शाम की सैर पर ना निकलें। प्रदूषण से संबंधित दिक्कत होने पर डॉक्टर से मिलें। हवा साफ करने वाले पौधे घरों में लगाएं। बढ़ते प्रदूषण पर चर्चा करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर दिनेश मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और साथ ही आपसे मेरा सवाल यह होगा कि सांस पर आफत बनी हुई है और लोगों को इन दिनों जो सांस संबंधी समस्याएं हैं उनसे दो चार होना पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स में ओपीडी की संख्या बढ़ रही है। क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका खतरा लोगों के लिए इस प्रदूषण के दौरान बना रहता है और साथ ही बचाव किस तरह से करें? जी, जैसा कि हम सभी इस बात पे मानते हैं कि हर वर्ष हो जाती है, जब त्योहार के बाद ये बदलाव शुरू होता है, कुदरती मौसम का भी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर दिनेश मलिक, आपसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां आपको बता रहे हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट देखी जाती है। और आपको बता दें, इन दिनों प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंचा हुआ है। कई इलाकों में 400 के पार AQI पहुंचा हुआ है। ऐसे में हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आए दिनों लोगों को प्रदूषण की समस्या से दो चार होना पड़ता है। वायु प्रदूषण इन दिनों एक गंभीर संकट बना हुआ है। बात अस्थमा की करें, ब्रोंकाइटिस की करें, मरीजों की संख्या लगातार हॉस्पिटल की ओपीडी में देखी जा रही है और वायु प्रदूषण इन दिनों एक अलार्मिंग सिग्नल बना हुआ है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो सांस की बीमारियों के मरीज हैं उनको इन दिनों काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे बात दिल्ली की करें, NCR की करें और साथ ही हरियाणा की करें, तो प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी पर पहुंचा हुआ है। कई इलाकों में AQI 400 के पार बना हुआ है। वहीं दमघोटू हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल है। सांस के रोगियों के लिए प्रदूषण बेहद खतरनाक है।
वहीं प्रदूषण से हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। वहीं सांस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं इस दौरान कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका खतरा बना रहता है, चाहे वो लिवर डिसऑर्डर की बात करें, किडनी से संबंधित रोगों की बात करें, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और साथ ही फेफड़ों में रुकावट की समस्या इस दौरान देखी जाती है और साथ ही हृदय संबंधी रोगों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। और प्रदूषण के दौरान सामान्य लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। पॉल्यूशन से हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सामान्य लोगों को इन दिनों काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण से हवा जहरीली हो चुकी है। बढ़ते प्रदूषण के चलते गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा अटैक कर रहा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है। वहीं अस्पतालों में जो बढ़ती मरीजों की संख्या है, ये बता रही है कि प्रदूषण किस तरह से आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को पार कर चुका है और दिल्ली एनसीआर से सटे इलाके और दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस पॉल्यूशन से हवा जहरीली हो गई है और AQI की अगर बात करें तो AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हवा में जहरीली स्मॉग की परत छाई हुई है और लोगों को जो इस दौरान सलाह दी जा रही है कि वो घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहने और साथ ही अपने घरों में ऐसे पौधे लगाएं जो कि हवा को साफ रखते हैं। इसी बीच हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर दिनेश मलिक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपसे बात कर रहे थे कि प्रदूषण से होने वाली समस्याओं को लेकर और साथ ही प्रदूषण से होने वाली समस्याओं से किस तरह से बचाव किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ओपीडी अगर देखा जाए तो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में तकरीबन 20 से 25 के अंदर जो लोग आने लगे हैं बढ़ जा रहा है। आज का विषय है, आप अभी भी चर्चा कर रहे थे, आप बता रहे थे कम से कम मास्क का प्रयोग इस प्रकार से बच्चों को भी मास्क पहनाए और जो किसी प्रकार या फेफड़ों की बीमारी से प्रदूषण इन दिनों बेहद खराब स्थिति में पहुंचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में पॉल्यूशन की स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है। चारों तरफ कोहरे की धुंध जैसी सफेद चादर छाई हुई है। यह पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस पर आफत बरकरार है। पॉल्यूशन बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर दिनेश मलिक जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस से जुड़ी कई परेशानियां इस दौरान प्रदूषण के दौरान देखी जाती है। किस तरह से बचाव किया जाए और क्या कुछ ऐसे एहतियात हैं जो खास तौर पर इस दौरान बरतने चाहिए? जी, सबसे महत्वपूर्ण कुछ बेसिक चीजें जिनका हम ध्यान रखें। सुबह से ही जब बच्चे स्कूल जाते हैं, प्रयास करें कि उनको मास्क पहना के भेजें। यदि वो स्वस्थ है तो भी हमने इस विषय में ध्यान रखना है। दूसरा, जो बड़े बुजुर्ग या जो किसी भी प्रकार की सांस की बीमारी से ग्रसित हैं या जिनको किसी तरह की एलर्जी महसूस होती है, वो मास्क जरूर लगाएं या सिंपल पानी की भाप लें, गर्म पानी की, जिसकी दवाई आदि की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं बताई है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपने स्तर पर ही कोई इंजेक्शन, टीके आदि लेना शुरू कर देते हैं सांस की दिक्कतों के लिए, जिसमें मुख्य तौर पर स्टेरॉइड या ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे अचानक तो फायदा लगता है, बाद में जाती है। तो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि बचाव के विषय में ध्यान दें या अपनी जो दवाइयाँ बताई गई हैं उनका प्रयोग करें। यदि इन सब से भी प्रॉपर फायदा नहीं होता है तो हमें अपने नजदीक के किसी भी अपने सक्षम या क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर ही अपनी पुरानी बीमारी बताएं और अपना इलाज शुरू कराएं। सबसे महत्वपूर्ण बात है घूमने फिरने के बारे में। हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह शाम घूमना बहुत पसंद करते हैं, तो जब इस तरह का क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा खराब होता है तो उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए कि वो सुबह बिल्कुल जल्दी के समय पर घूमने ना निकले, क्योंकि उस टाइम पर मौसम
के अंदर तापमान बहुत कम होता है और उस तापमान कम होने की वजह से जो धूल मिट्टी धुएं आदि के कण होते हैं वो हमारे जमीन पर बैठने लगते हैं और उससे सांस में और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। प्रयास करें मौसम थोड़ा ठीक होने के बाद जब थोड़ी सी धूप निकलने लगे, थोड़ी गर्मी हो, तब हम अगर जाना चाहते हैं तो घूमने के लिए जाएं और यही नियम हम शाम को भी इस्तेमाल करेंगे। जी, इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि बदलता लाइफस्टाइल किस तरीके से एक कारण माना जा सकता है और क्या हमें इस दौरान जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उस दौरान अपने लाइफस्टाइल और साथ ही खान पान पे क्या कुछ विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बदलता लाइफस्टाइल भी एक कारण माना जा सकता है। डॉक्टर समीर जी, आपसे एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर दिनेश जी, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि बदलता लाइफस्टाइल किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, और बदलते लाइफस्टाइल को हम कैसे कारण मान सकते हैं और किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके खान पान का ध्यान रखकर इस प्रॉब्लम से कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि पिछले कुछ ही वर्षों में 15-20 सालों में अचानक ये बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें ज्यादा बढ़ी हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि हमारे लिए कोई काम ऐसा है जिसमें हम पैदल जाकर, साइकिल से जाकर या किसी ऐसे वाहन से जाकर जिसमें कम प्रदूषण की संभावना हो तो उसका प्रयोग करें, तो हम धुएं को कम कर सकते हैं और शायद कम हो जाएगा तो पोल्यूशन की जो दिक्कतें दूर दराज के इलाकों में, जैसे हम क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं जो पहले एनसीआर के एरिया में या बड़े मेट्रोज में ज्यादा होता था, आज वो वहां से 50, 60, 100 किलोमीटर दूर भी इतना ही ज्यादा होने लगा है। तो ये वाकई चिंता का विषय है। और रही बात धुआं आदि, तो हम लोग इस प्रकार का तो धुआं आदि कहीं प्रयोग ज्यादा नहीं होता है, पर पोल्यूशन का मुख्य कारण जो मुझे लगता है वो आज के समय में तापमान के जो बदलाव हुए हैं एनवायरमेंट के अंदर उसकी वजह से भी हो गया है। और दूसरा जो टेम्परेचर का अचानक बदलाव से ठंड बढ़ती है तो सारी धूल मिट्टी नीचे बैठती है, जिसमें तापमान में प्रदूषण के कण, जो धुएं के कण आदि होते हैं, वो हमारे सांस में, हमारे फेफड़े में जाते हैं और वो एनर्जी को बार बार प्रेसिपिटेट करते हैं, बढ़ा देते हैं। जी, तो बचाव यही है कि बड़े बुजुर्ग इस बात का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, परना नाक पे बांधें, और बाकी और जो एलर्जीज है, जैसे आंख के अंदर भी एलर्जी शुरू हो जाती है धुएं से आदि से, उसके लिए हम प्रॉपर आंख के डॉक्टर की सलाह पर दवाई लें। सिंपल प्रयास करें कि अपने स्तर पर कोई आंख में ऐसी दवाई ना डालें। हाँ, सिंपल पानी से हम धो सकते हैं, जैसे हमारी एक सिंपल प्रतिक्रिया है, बार बार हम फेस वॉश आदि ना लगाएं। पर यदि दिक्कत लगती है, आंख के अंदर जलन है, लाली है या सूजन इत्यादि हो गई है, तो अपने नजदीक के किसी भी सरकारी अस्पताल या किसी भी क्वालिफाइड आईज के डॉक्टर के पास जाएं और उससे परामर्श लें और बहुत जल्दी ये दिक्कत एलर्जी की ठीक हो जाती है। वही दिनेश जी, जो लोग पहले से ही दिल या सांस की बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों पर प्रदूषण कितना ज्यादा हानिकारक होता है, उन्हें किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? जी, सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो पहले से ही सांस की किसी प्रकार की बीमारी के लिए कोई इलाज ले रहे हैं, उनके लिए वाकई चिंता का विषय है। उनको ये ध्यान रखना है कि अगले 3-4 महीने वो प्रयास करें कि अनावश्यक तौर पर बाहर ना जाएं, धुएं आदि के एरिया में कम जाएं, और तो कहीं जाना भी पड़ता है तो मास्क, परना या इत्यादि इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करें। खुले धुएं आदि में घूमने से वो दिक्कत बढ़ी जाती है। तो बड़े बुजुर्गों को अपनी जो नियमित दवाइयां हैं अपने डॉक्टर के परामर्श से ईमानदारी से लें और अपने स्तर पर उनके अंदर बदलाव ना करें। वही डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदूषण का जो एक असर है वो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर नहीं देखा जाता, बल्कि इसका असर हमारे इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है। और आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए क्या कुछ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सलाह दी जाती है कि काढ़े का आप सेवन कर सकते हैं, वहीं अगर दिक्कत ज्यादा बढ़ती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी, इसके लिए काढ़े इत्यादि के बारे में तो हमारे जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स होंगे वो ज्यादा बता पाएंगे, पर सामान्य तौर पर ये कहा गया है कि हम इस प्रकार का भोजन ना प्रयोग करें जो बाहर खुले में मिलता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं कंटामिनेशन की संभावना ज्यादा होती है। हम प्रयास करें साफ सुथरा भोजन और इस प्रकार का भोजन लें जिसमें कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाए, जिसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स आदि हो सकते हैं, या जो देसी या जो आयुर्वेदिक स्तर पर सर्टिफाइड मेडिसिन है या सर्टिफाइड प्रयोग किए जाने वाले फल इत्यादि हैं, वह हम रूटीन में ले सकते हैं जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं।
पर मैं एलोपैथी के एक्सपर्ट होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि हम अपने स्तर पर दवाइयों का कम ज्यादा प्रयोग ना करें। यदि हम एस्टेब्लिश्ड मरीज हैं, हम पहले से कुछ दवाइयां लेते हैं सांस की या किसी भी और एलर्जी के लिए, जैसे मैं आपसे बात करूं स्किन के अंदर कि इस मौसम के बदलाव से स्किन में सोराइसिस यदि किसी को है तो एकदम से प्रेसिपिटेट हो जाती है, एक ड्राइनेस खुश्की शरीर में बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके लिए हमारी हैबिट बनी होती है कि हम बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं सेकने के माध्यम से, फिर बाद में खूब खुश्की के बाद हम तेल लगाते हैं जिससे त्वचा की तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो हम प्रयास करें कि हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग करें और उसके बाद जो भी मॉइस्चराइजर, जी। इमोलिएंट हमारे पास चिकनाई के माध्यम है हम उनको प्रयोग करें जिससे स्किन में ड्राइनेस इत्यादि ना हो। जी, डॉक्टर समीर भाटी जी का रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना पैंडेमिक के बाद हमने देखा कि लोग अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ख्याल रखने लग गए और लोगों ने एक तरीके से अपने एक लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज भी लाया, लेकिन प्रदूषण को लेकर क्या कुछ ऐसी खास बातें जो लोगों को अवेयर रहना चाहिए और क्या कुछ ऐसे विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रदूषण के समय ज्यादातर हम देखते हैं कि विंटर का सीजन आता है और इस समय कई सांस से संबंधित बीमारियां भी वैसे बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे मौसम में बदलाव होता है तो हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट डालता है और इम्यूनिटी पे जैसे इफेक्ट डालेगा तो आपको कई तरह की जो और भी वायरल इंफेक्शन है वो भी होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर चैलेंज क्या आता है कि क्योंकि बाहर पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है तो लोग एक्सरसाइज वॉक करना ये स्टॉप कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप बाहर पोल्यूशन प्रदूषण ज्यादा होने की वजह से नहीं कर पा रहे अपनी फिजिकल एक्टिविटी, तो घर में आप योगा, स्ट्रेचिंग और ये इस तरह की कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें। इसके अलावा जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, प्रदूषण और सनलाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है, सनलाइट का एक्सपोजर कम होता है तो हमारे शरीर में वैसे विटामिन डी लेवल कम रहता है, हमारा मूड स्विंग होता है। पोल्यूशन आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप घर के अंदर ही कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करें, कुछ माइंडफुल एक्टिविटी जैसे कि मेडिटेशन हो गई, अपनी नींद वगैरह को ठीक रखें, क्योंकि ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर को इम्बैलेंस करता है, जिस वजह से कई इस तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज भी ट्रिगर हो जाते हैं। जिनको डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो भी ज्यादा ट्रिगर हो जाती है। बाहर के पोल्यूशन की तो हम बात करते हैं, बाहर के पोल्यूशन के साथ साथ इंडोर पोल्यूशन भी काफी बढ़ जाता है घर के अंदर भी। तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जिस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है उस समय आपको खिड़की दरवाजे सुबह बंद करने हैं। जितना हो सके किचन वगैरह के अंदर आपका एग्जॉस्ट फैन लगा रहना चाहिए, क्योंकि जब आप कुकिंग करते हैं उस समय भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सरसाइज के साथ आपकी नींद वगैरह ठीक होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका हाइड्रेशन लेवल ठीक होना चाहिए, क्योंकि मौसम में जैसे ही बदलाव होता है हम पानी का इंटेक कम कर देते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। जी, साथ ही समीर जी, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदूषण का असर क्या स्किन पर भी होता है और अगर होता है तो किस तरह से होता है और स्किन का किस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं? क्या कुछ स्किन केयर हम इस दौरान देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पोल्यूशन का डायरेक्ट इफेक्ट हमारी आईज पे और स्किन के ऊपर पड़ता है। तो एक तो वो लोग जो टू व्हीलर से ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो एक्सपोज हो रहे हैं पोल्यूशन से, तो अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो एक तो हेलमेट का फ्लैप आपका शीशे वाला हेलमेट होना चाहिए, या फिर आप वैसे बाहर जा रहे हैं तो आंखों के प्रोटेक्शन के लिए प्लेन ग्लासेस या सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर से जब आप अंदर आते हैं घर में तो आंखों को ठीक तरीके से साफ पानी से वॉश कर सकते हैं। आंखों को बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है कि आप कहीं भी डस्ट पार्टिकल आपके हाथों पे लगे हुए हैं और आप आंखों को बार बार ईचिंग कर रहे हैं। तो ये सबका ध्यान रखना। स्किन के लिए आप किसी भी तरह के मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि स्किन को भी आप प्रोटेक्ट करके रख सके, और बाहर से जब अंदर आते हैं तो फेस को अच्छे तरीके से आपको वॉश करना है। साथ ही समीर जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं इस दौरान बाहर, उन्हें क्या कुछ विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं? क्योंकि लोग समझते हैं कि मास्क लगाकर अगर जा रहे हैं तो कोई ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन एक मिथ भी है, मास्क को लेकर भी एक मिथ सामने आता है कि लोगों का एक मिथ है कि मास्क लंबे समय तक लगाने से उससे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। हाँ, तो देखिए, एक सुबह के समय जिस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है, आपको पता लग रहा है पोल्यूशन की चादर पूरी तरह से बिछी हुई है, तो खास तौर पे बुजुर्ग लोग
और जिनको पहले से कोई सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अस्थमा है, सीओपीडी है, तो वो लोगों को तो अवॉइड ही करना है, बुजुर्गों को। क्योंकि उस समय अगर हम मास्क की भी देखिए बात करें तो मास्क एक तो ठीक तरीके से हम पहनते नहीं है। हमने सर्जिकल मास्क लगाया तो उससे तो प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं। कई लोग सिर्फ कपड़ा ही बांध के बाहर निकलते हैं, मास्क लगा लेते हैं तो वो नाक के नीचे मास्क को रखते हैं, तो उससे मास्क का लगाना ना लगाना कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। मास्क पहनना है तो N95 का मास्क पहनिए, पर उसमें भी मैं एक चीज बता देता हूं कि एयर के अंदर PM 2.5, PM 10, इसके अलावा कई तरह के गैसियस पार्टिकल्स भी होते हैं जो मास्क के जरिए भी अंदर चले जाते हैं। तो खास तौर पे जिनको हार्ट से संबंधित और लंग से संबंधित प्रॉब्लम है तो उनको तो उस समय अवॉइड ही करना है। जब दिन में पोल्यूशन का स्तर कम हो जाए तब वो बाहर जा सकते हैं। पार्क के अंदर कोई भी फिजिकल हैवी एक्सरसाइज, हैवी एक्सर्शन वाली एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है तो आप ज्यादा इनहेल कर रहे हो पोल्यूशन को। कई लोग पार्क के अंदर बैठ के पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है उस समय योगा प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो भी आप इनहेल कर रहे हो कई तरह की गैसियस पार्टिकल्स को, पोल्यूशन के पार्टिकल को। तो ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना है। घर में नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह आप ये सब कर सकते हैं, या जिम में जाकर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी जैसा बताया कि छोटे बच्चों को विशेष तौर पे, क्योंकि उनके लंग्स ब्रेन डेवलपिंग फेज पे होता है, तो ये पोल्यूशन उनको भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक जो पोल्यूशन के इल इफेक्ट आपको होने वाले उनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। आपकी दवाएं जो भी आप नियमित रूप से ले रहे हैं, जो हार्ट और लंग्स के पेशेंट्स हैं, तो वो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और साथ के साथ जैसे फ्लू की वैक्सीन वगैरह अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इस समय अगर आपको फ्लू रहता है तो वो लंबे समय तक खिंच जाता है। जैसा कई लोगों को आपने देखा होगा कि खांसी उनकी काफी समय तक जाती नहीं है। तो इस वजह से जितना ज्यादा आप बचाव रखेंगे, प्रिवेंशन रखेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ जो लोग स्मोक वगैरह करते हैं उनको तो बिल्कुल स्मोकिंग को क्विट करना है, क्योंकि पोल्यूशन के साथ साथ स्मोकिंग वो तो आपकी स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव डालेंगे। साथ ही समीर जी, इस दौरान देखा जाता है कि अगर खांसी होनी शुरू हुई तो लोगों ने सिरप लेना शुरू किया, दवाइयां खानी लोगों ने शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान देखा जाता है कि ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी लोग खुद ही अपना इलाज करने की कोशिश करने लग जाते हैं बजाय एक डॉक्टर को कंसल्ट करने के। उन्हें आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे, और साथ ही क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं अगर वो माइल्ड से थोड़े आगे होती? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि देखिए, अपनी तरफ से कोई भी दवाएं सेल्फ मेडिकेशन ना करें किसी भी तरह का। कफ सिरप वगैरह ये सब अपनी तरफ से आपको नहीं लेना है। वो लोग जिनको पहले से कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। उनकी दवाओं की डोज में अगर कोई चेंज करना पड़े, कई बार जो ब्लड प्रेशर के, ब्लड शुगर के, क्योंकि कई रिसर्च ऐसा भी शो करती है कि ये ब्लड शुगर को भी बढ़ा देता है, ट्रिगर करता है। ब्लड प्रेशर सर्दियों के अंदर वैसे बढ़ जाता है, मौसम में बदलाव हो रहा है, तो इस वजह से डॉक्टर से बात करके आपको मॉनिटर अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर इन सबको करना है और डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना है। जो हाई रिस्क वाले, जैसे मैंने आपको लोग बताया, और जिनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है पर उनकी खांसी नहीं जा रही है, किसी वजह से लंबे समय तक चल रही है, हफ्ता 10 दिन तक, तो डॉक्टर से वो जरूर संपर्क करें। बाकी जिनको एलर्जी है, एलर्जी वाले लोग भी जिनकी एलर्जी ट्रिगर हो जाती है, जिनको एस्थमा है, तो वो डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। सेल्फ मेडिकेशन तो आप बिल्कुल अवॉइड करें। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कुछ आपको चीजें बेनिफिट करेगी, कि जैसे आपको ठंडे पानी को या ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है। घर में जैसे आप शाम को जाते हैं या ऑफिस में भी, तो गुनगुने पानी से जितना आप गार्गल्स करेंगे तो आपको थोड़ा सोर थ्रोट की प्रॉब्लम से भी निजात मिलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे आप उपाय करेंगे तो इससे काफी हद तक आपको आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और आपको स्वास्थ्य बेनिफिट्स भी मिलेंगे। साथ ही दिनेश जी से मेरा सवाल है। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्लाइमेट चेंज प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में किस तरीके से प्रभावित करता है? क्लाइमेट चेंज जो है वो प्रदूषण को कैसे प्रभावित करता है, और साथ ही लोगों को बदलते क्लाइमेट में कैसे खास तौर पर अपना ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ना शुरू होगी और ठंड के साथ प्रदूषण, ऐसे में लोगों को ज्यादा दिक्कतें सामने आती हैं। जी,
सबसे पहले मैं आप शहर से गांव का रुख लेता हूं कि आप ये देखिए कि एनसीआर के एरिया में भी अगर हम बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में बहुत सारे गांव पड़ते हैं जी। और गांव में अक्सर रिवाज होता है कि लोग बैठक में बड़े बुजुर्ग बैठ जाते हैं और उसी एक कमरे में 4, 5, 10 कुर्सियां या चारपाई डाल के लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे और वहीं पर वो हुक्का सिलगा लेंगे और साथ में वो धुआं बनाएंगे जो हुक्के में वो रखने के लिए यूज करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स है सांस की दिक्कत को बढ़ाने का। और साथ साथ में पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, तो इसलिए उनके तकलीफ बढ़ने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। भले ही वो घर से बाहर नहीं जा रहे, खेत में नहीं जा रहे हैं, पर इसके लिए उन्हें सचेत रहना है कि यदि वो हुक्का इत्यादि भी ऐसा कोई प्रयोग करते हैं और वो उस चीज को नहीं रोक पाते हैं तो कैसे वो खुले एरिया में हुक्का पिए और वो कम से कम जो धुआं इत्यादि वो उपले आदि का यूज करते हैं उसको उस कमरे से बाहर ही उपयोग करें, ताकि उस कमरे के अंदर वो धुआं ना घूमता रहे और उन लोगों के लिए नई तकलीफें ना पैदा करे, क्योंकि वरना वो दो तरह से उनके लिए दिक्कतें खड़ी करता है। अगली चीज है कि हम लोग कई बार क्या है अपने काम के माध्यम से सोचते हैं कि किसी तरह से भी अपने आप ही हम मैनेज कर लेंगे, हम अपने काम के लिए बिना मास्क, बिना हेलमेट इत्यादि के बाहर निकल जाते हैं, पोल्यूशन की वजह से टी शर्ट इत्यादि कुछ भी ऐसी ड्रेस पहनकर हम निकल रहे हैं, तो जितना स्किन का एक्सपोज एरिया है उसके ऊपर भी पोल्यूशन की वजह से जो दाने बनने लग जाते हैं, जिसमें खुजली इत्यादि रेड करके बनता है, जिसको हम अर्टिकेरिया या पोल्यूशन की वजह से पैपुलर अर्टिकेरिया इसी प्रकार की बीमारी बोलते हैं, इसको खुजली की बीमारी भी कहा जाता है बाद में। तो हम लोग इसके लिए बहुत ज्यादा सचेत रहें कि यदि ऐसी चीज बच्चों में, बड़ों में या जो मार्केट में 10 काम के लिए बेचारे जाते हैं, वो घर में आने के पश्चात हल्के गुनगुने पानी से स्नान करें और उसके बाद मॉइस्चराइजर इत्यादि लगाएं, ताकि जो धूल मिट्टी इत्यादि के पोल्यूशन वाले कण हैं उनको अपने शरीर से साफ कर पाए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए हमें ध्यान रखना है। आपके फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। समीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के जो मरीज हैं इन दिनों उनकी समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही हॉस्पिटल्स में ओपीडी में जो सबसे ज्यादा मरीज इस दौरान आते हैं वो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस से डायग्नोज होते हैं, उन्हें क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे, उन्हें किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बाहर का तो हमने बता ही दिया कि बाहर जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा, आपको बाहर नहीं जाना, पर घर में भी कई बार जैसे मैंने अभी बताया, दोबारा दोहराता हूँ, एक और पोल्यूशन की घर में डस्टिंग वगैरह और इन सब चीजों से आपको बचना है। जितना हो सके आपको वेट मॉपिंग करनी है, गीले कपड़े से ही साफ सफाई घर के अंदर, अगरबत्ती, धूप बत्ती इन सब का इस्तेमाल घर के अंदर नहीं करना, क्योंकि ये भी आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ा देते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपायों का, और जितना हो सके आपको मास्क पहनकर रखना है, N95 मास्क, और साथ के साथ अपनी दवाइयों का नियमित रूप से आपको सेवन करना और अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। जी, डॉक्टर दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे इम्यून सिस्टम का लोग किस तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि जो प्रदूषण होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ। जी, इम्यून के लिए तो देखिए जब तकलीफें बढ़ती है तो कुदरत ने उसके समाधान भी दिए हैं। जब ये मौसम आता है तो हरी सब्जियों की एक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं हमें, तो हम लोग बहुत अच्छे प्रकार से इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी हमारे पास हरा साग जिसको कहा जाता है, जिसमें हम मेथी, सरसों, चना इत्यादि मिलाकर प्रयोग करते हैं और जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट और आसानी से सुलभ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम भोजन को घर से ही प्रयोग करें और किसी प्रकार के स्पेशल आदि कोई प्रिजर्वेटिव वाले फल आदि का प्रयोग ना करें। सीजनल फल, सब्जियां इत्यादि खाएंगे जिसमें गाजर है और बाकी सीजन की जो भी चीजें हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बाकायदा बड़े अच्छे से बूस्ट अप करेंगे। हाँ, यदि किसी को इम्यूनिटी काफी लो है किसी और क्रॉनिक बीमारी की वजह से, तो वो इम्यूनिटी के लिए अपने चिकित्सक से मिलकर उनकी राय से ही कोई दवाइयां ले, अपने स्तर पर अननेसेसरी कोई इम्यूनिटी बूस्टर्स ना लें जिसके अपने नुकसान हो सकते हैं। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अस्पतालों में बहुत ज्यादा मरीज आने लगे हैं, तो ये बात मैं विशेष तौर पर अपने मरीजों के लिए कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, अस्पताल के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और मरीज एक दूसरे के साथ पूरी धक्का मुक्का लगी रहती है और वो बीमारियां अपनी से तो परेशान थे ही, दूसरे की ओर ले बैठते हैं। तो कृपया सभी मरीज इस बात का ध्यान दें, यदि अस्पताल में आपको लगता है ज्यादा भीड़ है तो आप बाहर खुले प्रांगण में अपनी बारी का इंतजार करें और कोशिश करें, यदि कोई व्यक्ति को ज्यादा इन्फेक्शन है तो उसको भी ये बोले आपस में कि भाई आप मास्क का प्रयोग करें, या उसको पहले दिखाकर वहां से जाने दें। ये ना हो कि आप एक तकलीफ के इलाज के लिए गए थे और 4 तकलीफें लेके आ जाए। जी, बहुत अच्छे से ये भी ध्यान रखें, कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर अस्पतालों में चले जाते हैं, तो मेरा उन माताओं बहनों से बड़ा एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपके घर में संभव है कि आप बच्चे को घर में छोड़ के जाएं, तो छोटे बच्चे को घर में छोड़ें जो 1 साल 2 साल का है, ताकि अननेसेसरी वो कोई इन्फेक्शन लेकर बाहर से ना आ जाए। जी,
प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समीर जी, डॉक्टर दिनेश जी, आपकी सकारात्मक चर्चा के लिए प्रदूषण पर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।